हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ हरिहर काका। आप सभी अपने जीवन में उन्नति करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ आज का पाठ मैं शुरू करती हूँ। चलिए तो पढ़ते हैं आज का पाठ हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही। कवि कहते हैं कि वे हरिहर काका के घर गए थे, तो हरिहर काका न कल ही कुछ बात कर सके, कुछ कह सके और ना आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेखक कहते हैं कि वे बहुत देर तक हरिहर काका के पास 2 दिन बैठे रहे, लेकिन हरिहर काका ने उनसे कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। तो लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने हरिहर काका की तबीयत के बारे में पूछा कि आप कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसा है, तो हरिहर काका ने सिर्फ सिर उठाकर उनकी ओर देखा और कुछ उत्तर जो है हरिहर काका ने लेखक को नहीं दिया। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही सब कुछ कह देती, मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो लेखक क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक बार सिर उठाकर देखा, उसके बाद जो हरिहर काका है उन्होंने लेखक की ओर देखा तक नहीं। तो यह कहा जा रहा है कि उनकी आंखें ही, उनकी जो यंत्रणाएं हैं, उनकी जो मनस्थिति है, आंखों से ही वो बहुत कुछ कह रही है, उसके लिए मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो लेखक जो है हरिहर काका की आंखों को देखकर ही बहुत कुछ समझ गए थे। हरिहर काका ने तो कुछ कहा ही नहीं, हरिहर काका ने अपने से तो कुछ कहा ही नहीं। हरिहर काका की ज़िंदगी से मैं बहुत गहरे में जुड़ा हूँ। अपने गाँव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी हैं। लेखक कहते हैं कि हरिहर काका उनकी ज़िंदगी से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और उनके जो गांव हैं वे कुछ ही लोगों को सम्मान करते हैं। उनमें से हरिहर काका क्या है, उनमें से एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। तो लेखक कहते हैं हरिहर काका के प्रति उनकी जो आसक्ति है, तो उसके बहुत से कारण हैं, है ना, व्यवहारिक और वैचारिक बहुत से कारण हैं। अगर आपको कोई मनुष्य पसंद है, ठीक है, आपको अगर कोई मनुष्य पसंद है, तो आप लोगों को भी तो उनमें कुछ ना कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाइयाँ अच्छी लगती होगी ना। इसी कारण तो आप उनके ओर आकर्षित होते हैं। उनमें कुछ प्लस पॉइंट तो है, उनमें कुछ तो ऐसा गुण है जिससे के प्रति आपका मन आकर्षित होता है। आपको बहुत सारे लोगों में आपको आपके प्रिय जो हैं, आपके जो अच्छे लगने वाले जो मनुष्य हैं, आपको वही अच्छे लगते हैं। तो कोई ना कोई कारण तो होगा ना। इसी तरह लेखक को भी हरिहर काका के प्रति एक गहरा जुड़ाव था उनके मन में। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते थे, और दूसरा कारण यह मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। तो यह लेखक कहते हैं कि हरिहर काका के प्रति उनका जो लगाव है वे किन कारणों से है, वे इन कारणों को बताते हैं। एक तो हरिहर काका उनके पड़ोस में रहते थे, और दूसरा हरिहर काका बचपन में उन्हें लेखक को बहुत ही प्यार दुलार करते थे, बहुत ही अपनापन जैसा व्यवहार करते थे, अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। लेखक बताते हैं कि यहाँ हरिहर काका के बारे में बताते हैं कि बचपन में हरिहर काका उसे किस तरह से प्यार करते थे। उसे अपने पिता से भी, एक बच्चे को जितना प्यार उसके पिता करते हैं, उससे भी ज़्यादा प्यार काका मुझे करते थे, ये लेखक बता रहे हैं। जब मैं सयाना हुआ, मतलब जब लेखक बड़े हुए, तब पहली बार दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। जब लेखक बड़े हुए तो सबसे पहले दोस्ती किसके साथ हुई, हरिहर काका के साथ। हरिहर काका ने भी जैसे मुझे दोस्त के लिए
ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की क्यों की थी हरिहर काका ने? लेखक को लगता है कि हरिहर काका उनकी दोस्ती के लिए ही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब लेखक बड़े होंगे। माँ बताती है कि मुझे पहले गाँव में किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। तो लेखक की माँ कहती है कि हरिहर काका और लेखक के बीच में जितनी दोस्ती हुई, हरिहर काका के गाँव में हरिहर काका जिस गाँव में रहते थे, अन्य किसी के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते, खुल कर बात करते थे, लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है। लेखक कहते हैं कि पहले हरिहर काका और उनमें इतनी दोस्ती थी कि हरिहर काका उनसे सब बात शेयर करते थे, सब बात बताते थे। अभी भी दोस्ती है, लेकिन हरिहर काका उनसे कुछ कहना जो है उन्होंने बंद कर दिया है। उनकी यह स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया, जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त ही क्या कर सकती है? मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं। तो यह लेखक क्या कह रहे हैं? लेखक कह रहे हैं कि पहले तो हरिहर काका उनसे सब कुछ बताते थे, लेकिन अभी कुछ बताते नहीं हैं। तो वे एक उदाहरण देते हैं कि जैसे नाव कोई बीच मझधार में फंस गई हो, उस पर सवार लोग जो है अपने प्राण की रक्षा के लिए चिल्लाते हैं, पुकारते हैं अन्य लोगों को, तो बीच मझधार से किनारे तक जो है आवाज़ जो है पहुंच नहीं पाती। सागर के बीच उठती गिरती लहरों में ही उनकी आवाज़ जो है विलीन हो जाती है। तो मनुष्य जो रहते हैं, उसमें जो सवार लोग रहते हैं, उन्हें जल समाधि लेने के अतिरिक्त उनका कोई दूसरा उपाय नहीं होता, दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। लेकिन मन इससे मानने को कतई तैयार नहीं। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं। तो कवि कहते हैं कि लेखक कहते हैं कि लेकिन मन इससे मानने को कतई तैयार नहीं। लेकिन जल समाधि लेने के लिए मन जो है मानता नहीं है। जीने की लालसा, सभी को जीने की लालसा है, उसके लिए उन्हें बेचैनी होती है, छटपटाहट होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति हरिहर काका घिर गए हैं। ऐसी स्थिति से क्या हुआ है? हरिहर काका भी घिर गए हैं। उन्हें जीने की तो लालसा है, लेकिन वे कई संकटों के बीच फंसे हुए हैं। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह समझ नहीं पा रहे कि कहे तो क्या कहे। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। हरिहर काका की स्थिति मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हरिहर काका समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या कहे और क्या ना कहे। और अगर लेखक की भी ऐसी स्थिति होती हरिहर काका की जैसे, तो वो भी इसी तरह गूंगेपन का शिकार हो जाते, अर्थात वे भी चुप हो जाते। जब हम कसमकस में रहते हैं कि क्या कहें ना कहें, ऐसी स्थिति में हम कुछ भी कह नहीं पाते कि क्या कहे, है ना? सब समझ में नहीं आता तो हम क्या करते हैं? तब हम चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। उस तरह हरिहर काका भी चुपचाप थे, किसी से कुछ भी नहीं बताते थे, कुछ भी शेयर नहीं करते थे। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कोई जिम्मेवार है? यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो यह लेखक कह रहे हैं कि हरिहर काका की स्थिति कैसे हुई, किस तरह से वे स्थिति में फंस गए हैं, ये कौन सी स्थिति है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये सब बताने से पहले लेखक ठाकुरबाड़ी का संक्षिप्त परिचय, जो गांव का ठाकुरबाड़ी है, उसका संक्षिप्त परिचय, उसके बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना तो कहानी क्या हो जाएगी? अधूरी रह जाएगी। मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब लेखक अपने गांव के बारे में बताते हैं।
कि उनका गांव जो है कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी पर है। हसना बाजार बस स्टैंड के पास गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 होगी। लेखक यहाँ पे गांव की आबादी बताते हैं कि गांव की आबादी कोई 2,500-3,000 होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। देखिए अब लेखक बताते हैं कि गांव में कौन कौन से प्रमुख स्थान हैं। हर जगह का कोई ना कोई प्रमुख स्थान तो रहता ही है ना। तो यहाँ पे भी गांव में भी 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब, देखिए पहला कहाँ है, पहला जो महत्वपूर्ण जगह है, स्थान है, वह है बड़ा सा एक तालाब है। गांव के मध्य स्थित बरगद के पुराने वृक्ष और गांव के पूरब में ठाकुरबाड़ी का विशाल मंदिर। इस गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। एक तो पश्चिमी किनारे का बड़ा सा एक तालाब है और गांव के बीच में स्थित एक बीच में बरगद का पुराना वृक्ष है, पुराना पेड़ है। और गांव की पूरब की तरफ ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर है, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते हैं। जिसे गांव के लोग क्या कहते हैं? ठाकुर जी के विशाल मंदिर को ठाकुरबाड़ी कहते हैं। तो आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्तार से इस पाठ पर चर्चा करेंगे।